हेलो फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि आज वीडियो के लास्ट में मैं बच्चों आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, कुछ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी जो है कि सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल वीडियो को आप सब लोग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। बच्चों, सुपर टेट की भी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फटाफट आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है बच्चों, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। फिलहाल चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर ग्रेविटेशनल चैप्टर को, और इसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ नई चीज़ें कि इसके वेलोसिटी क्या होती है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे भी कोई चीज़ ऐसी होती है कि क्या हम लोग अर्थ पे जब भी कोई चीज़ फेंकते हैं ऊपर जाती है तो नीचे ही वापस आती है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो चली जाती है बाहर, वापस ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें नहीं आती है। ठीक है, इसके बारे में हम थॉरली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो हम लोगों ने बच्चों आज के टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के बारे में, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, क्या होती हैं ये चीज़ें, इसके बारे में हम लोग थॉरली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक रिवीजन के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि हमारा जो वेट और मास, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या ये चीज़ आप लोगों ने रिवीजन किया है? तो मुझे फटाफट बताइए कि जो हमारा वेट होता है, ठीक है, जो हमारा वेट है और जो हमारा मास है, मतलब अगर हम द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, द्रव्यमान की बात करें या वजन की बात करेंगे, क्या डिफरेंस बच्चों हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था? क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा? बच्चों देखिए, मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में किया करिए, इससे आप लोगों के खुद की समझ जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने जब वेट और मास, द्रव्यमान और वजन के बारे में बात करी थी, तो हमने क्या कहा था बेटा कि जो हमारा मास होता है, जो हमारा द्रव्यमान होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू अक्सर कांस्टेंट ही रहती है। लेकिन जो हमारा वजन होता है, जो हमारा वेट होता है बच्चे, वो क्या होता है, टाइम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, मतलब अगर बात करें हम इक्वेटर की और पोल की, मतलब भूमध्य रेखा और ध्रुव की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारी वैल्यूज, किसकी वजन हमारा बदलता है, किस तरीके से बदलता है, और अर्थ पे हमारा वजन कितना है, चंद्रमा पे हमारा वजन कितना हो जाता है, इसके बारे में भी बच्चों हम लोगों ने काफ़ी डिटेल डिस्कशन जो है प्रीवियस वीडियो में बात करी है। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग जाकर के फटाफट प्लेलिस्ट से निकालिए इस चैनल को और सब पढ़ डालिए सारी वीडियोस। ठीक है बच्चों, फिलहाल चलिए यहाँ बात कर रहे हैं कि जो मास है वो कहीं पे भी हमारा क्या होता है, सब जगह पे क्या होता है बेटा, सेम होता है, इसकी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। लेकिन हमारा वजन क्या है कि घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है हमारा। बाकी बच्चों अभी इसके बारे में जितने भी हमने प्रीवियस पढ़ा है, वीडियो लेक्चर को फिनिश करने से पहले बहुत अच्छे क्वेश्चंस और रिवीजन में करूँगी, इसलिए वीडियो से पूरा आप लोग जो है कि लास्ट तक बने रहिए। चलिए अभी यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा जो है एस्केप वेलोसिटी। क्या आप लोग एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग के बारे में कुछ जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी या फिर हमारा जो है एस्केप वेलोसिटी, या फिर बेटा हम बात करें पलायन वेग, पलायन वेग, क्या आप लोग इसके बारे में कोई चीज़ समझते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में बेटा? आप लोग हमें आंसर फटाफट करिए। देखिए बच्चों, जब हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम ग्रेविटेशन को समझते हैं कि ग्रेविटेशन बेसिकली हमारा है क्या। देखो बच्चों, जब हम ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम किसी चीज़ को
ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होती है चीज़ वापस हमारे अर्थ पे आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हमारे अर्थ की तरफ से एक ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है। एम आई राइट? ठीक है, ठीक है बेटा, एक तरीके का गुरुत्वाकर्षण हमारा बल लग रहा होता है। इसकी वजह से जब भी हम किसी बॉल को या किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है। तो उसी तरीके से बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर हम रॉकेट की बात करें कि जब हम रॉकेट को क्या करते हैं, हम जो है कि आसमान में भेजते हैं तो रॉकेट तुरंत वापस क्यों नहीं आ जाता है अर्थ पे? क्या ऐसा होता है? रॉकेट तो अच्छा खासा दूसरे ग्रहों पे चला जाता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो अर्थ पे तुरंत वापस आए। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा जो रॉकेट है वो जो है कि दूसरे ग्रह पे चला जाता है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली बॉल या ये सब चीज़ें फेंकते हैं तो रिटर्न जो है कि वो अर्थ पे वापस आ जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या है ये लॉजिक? देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे, है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि फिजिक्स को हमेशा अपने लाइफ से रिलेट करके पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को फिजिक्स को पढ़ने में, ठीक है बच्चे। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अभी तक तो मैम हम लोगों ने सारी बातें करी कि जो है कि हमारी लाइफ में जब भी कोई चीज़ हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे चली आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये सब तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखे, ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। तो रॉकेट चला जाता है तो वो कैसे दूसरे ग्रह पे चला जाता है, वो क्यों नहीं वापस आता है भाई? इसके पीछे भी फिजिक्स है, उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं, हमें नॉलेज भी तो होनी चाहिए, है ना। चलिए तो बात करते हैं बेटा एस्केप वेलोसिटी। तो जो ये रॉकेट एक जगह से दूसरी ग्रह में चला जाता है ना बेटा, उसके पीछे का कारण है हमारी एस्केप वेलोसिटी। चलिए समझते हैं कि एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। देखो बच्चे, देखो क्या होता है ना कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है हमारी अर्थ की, ठीक है, मतलब एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है किसकी? हमारे अर्थ की। जैसे अगर मैं बात करूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे समझो, ये समझो आप लोग क्या है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, फील्ड किसकी? ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा। ये क्या है? एक तरीके के ग्रेविटेशनल मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, हिंदी वाले लिख लो भाई, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ठीक है बेटा। चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो कि ये क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इसकी भी तो कोई लिमिट होती होगी ना बेटा, है ना। मतलब एक ऐसा पोर्शन होगा, एक एरिया होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा ना बेटा जिसके बाहर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि हम लोग जैसे बॉल फेंकते हैं, ठीक है, अगर रॉकेट और बॉल में मैं डिफरेंस बताऊं बेटा, तो अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो बेसिकली बॉल क्या करता है बेटा कि जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है ना अर्थ का, मतलब जो ये गुरुत्वाकर्षण है ना पृथ्वी का क्षेत्र, इसको बॉल क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक। मतलब मिनिमम उतनी वेग आपकी होती ही नहीं है, मिनिमम उतनी वेलोसिटी होती ही नहीं है कि इस क्षेत्र को आपका बॉल क्रॉस कर जाए। लेकिन अगर रॉकेट के बारे में बात करें बेटा कि दूसरे ग्रह में जो है कि अंतरिक्ष में चले जाते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि जो मिनिमम हमारा वेग, मिनिमम वेलोसिटी बेटा जो होती है ना, वो कितनी हम देते हैं कि रॉकेट ऊपर चला जाता है, तो वो मिनिमम वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो ऐसी वेलोसिटी जो कि ग्रेविटेशनल जो क्षेत्र होता है इसको हमारी पार कर जाए। तो उसी मिनिमम ग्रेविटी को जो है बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं पलायन वेग। मतलब आप एक बात समझो, सपोज करो कि आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो आपने कोई एक मिनिमम आप लोगों की वेलोसिटी है, ठीक है, मान लो जैसे कि हो गई 8.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपने ये दिया, इसकी लिमिट क्या हो गई? इतनी ही हो गई, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने बढ़ाया 9.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये क्या हुआ? फिर भी ये इतना ही रह गया, है ना। लेकिन इसको क्या है, मिनिमम हम कितनी वेलोसिटी दे दे बच्चे कि जिससे कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए। और ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाने का मतलब क्या हो गया कि जब कोई चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गई, इसका मतलब है कि वो चीज़ वापस आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो हमारी कोई भी चीज़
ऊपर फेंकने से नीचे चली आती है, तो जब हमारी मिनिमम हम वो वेलोसिटी दे देंगे कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को ही पार कर जाए, तो फिर वो क्यों वापस आएगी? उस पर तो ग्रेविटेशनल फील्ड लग ही नहीं रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही नहीं। और जब जिस चीज़ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, सीधा सा मतलब है बेटा कि उसकी वो वेलोसिटी इतनी होगी, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बिना आपको नंबर बताए कहूँ कि सपोज करिए कि आपने जब बॉल फेंका, तो बॉल आपने ऐसा फेंका कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल, मान लो यहाँ पे फेंका, यहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यहाँ फेंका यहाँ भी लग रहा है, यहाँ फेंका यहाँ भी लग रहा है ना। लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी ना बेटा जहाँ पे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड को आप पार कर जाएंगे और इतनी तेज आप बॉल, इतनी तेज से बॉल फेंक देंगे कि बॉल इतनी ऊपर चली जाएगी कि आपका जो ये फील्ड है ना, इसको तो पार कर जाएगी। तो इसको पार करने का मतलब है कि उस बॉल पे ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लगेगा, उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। और जब उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा तो क्या वो चीज़ वापस आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे आने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लगना जरूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगना जरूरी है। लेकिन आपने तो इतनी स्पीड से फेंक दिया, मतलब उसकी वेग जो उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, जो पृथ्वी का वो क्षेत्र है जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जब वो उसको ही क्रॉस कर गया तो वो क्यों वापस आएगा? उस पर तो अब फोर्स लग ही नहीं रहा है, उस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं लग रहा है ना। तो इसीलिए बच्चे, जो रॉकेट होता है, अगर रॉकेट पे भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता ही रहेगा तब तो वो हम कभी किसी दूसरे ग्रह पे जाकर के किसी भी तरीके के रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो एक मिनिमम वेलोसिटी सेट करते हैं कि उस मिनिमम वेलोसिटी पे, उस मिनिमम वेग पे जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे बेटा, तो वो क्या कर जाएगा? इस एरिया को, इस क्षेत्र को ही पार कर जाएगा। इस क्षेत्र को पार कर जाने का मतलब क्या हो गया कि उस वस्तु पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही नहीं तो फिर वो चीज़ वापस ही नहीं आएगी, है ना। बात समझ में आई? तो इसीलिए बेटा यहाँ पे एक आप लोगों की वेलोसिटी सेट कर की गई है, उसी को हम क्या कह देते हैं कि वो हमारी क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी होती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी जिससे कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, उस पर किसी भी तरीके का गुरुत्वाकर्षण बल लगे ही नहीं, ठीक है। और वो चीज़ जो भी हमारी वस्तु है वो वापस अर्थ पे, पृथ्वी पे नहीं आए। वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? एस्केप वेलोसिटी, या फिर क्यों कह लो पलायन वेग के बारे में। तो चलिए इसके डेफिनेशन के बाद में बात कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या सेट की गई है। तो अगर हम बेटा इसके डेफिनेशन की बात करें तो अब मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए, जिसको भी डेफिनेशन समझ में आ गई है कि मैंने क्या बात करी है। मैंने बच्चों आप लोगों से कहा कि एक मिनिमम वेलोसिटी सेट की जाती है ना। चलिए अगर पहले हम मिनिमम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं ताकि आपको डेफिनेशन और बेहतर समझ में आए। तो पृथ्वी पे बेटा जो आपके मिनिमम वेलोसिटी वेग जो आपकी सेट की गई है ना, वो कितनी है? किस किस को पता है बेटा? फटाफट मुझे बताइए कि पृथ्वी पे जो वेग है वो कितना जो है कि सेट किया गया है। तो ये सेट किया गया है बेटा 11.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या है? 11.2 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप लोग नोट कर लो। इसलिए नोट कर लो क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन एक्चुअली आता है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में बेटा क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है कि मिनिमम जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है, जो हमारी पलायन वेग होती है, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? तो जो मिनिमम हमारी पलायन वेग या फिर जो है कि एस्केप वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 11.2 मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल में भी ये इस्तेमाल होता है आपका, और कंसेप्ट के साथ साथ ये डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चंस भी बेटा आप लोगों का आता है, मिल जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं हम अगर, ठीक है। तो इसका वैल्यू का मतलब क्या हुआ बेटा? इस वैल्यू का मतलब ये हुआ कि 11.2 मीटर पर सेकेंड से अगर आप किसी वस्तु को, हम कह रहे हैं आप बॉल को भी, अगर इस स्पीड से, इस वेग से फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी और वो वापस बॉल आपकी नहीं आएगी। तो बॉल या फिर किसी भी चीज़ को आप अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अगर 11.2 मीटर पर सेकेंड की वेग से, वेलोसिटी से आप अगर फेंक देंगे तो यकीन मानिए बच्चे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी और आपकी बॉल भी नहीं वापस आएगी। तो मतलब रॉकेट जो होती है हमारी कितनी जाती है, किस स्पीड से? तो 11.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाती है, इसीलिए वो वापस
नहीं आती है, तो इसका मतलब इसके वेलोसिटी तो वही जगह हो गई ना, वही वेलोसिटी हो गई ना बेटा जिस वेलोसिटी से कोई चीज़ क्या हो जाए, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और वापस अर्थ पे नहीं आए। ठीक, तो इसको अपने टर्म में बस डेफिनेशन लिख दीजिए अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि वो मिनिमम वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी ठीक है ऑफ ऑब्जेक्ट, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, मिनिमम वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, शुड बी थ्रोन, मिनिमम वेलोसिटी विथ ऑब्जेक्ट थ्रोन। ठीक है, मतलब वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रोन हो जाए, सो दैट इट क्रॉसेस थ्रोन, सो दैट इट क्रॉसेस क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड does not come back, है ना बेटा। चलिए, मतलब मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी तेजी से फेंकें कि वो क्या कर जाए बेटा, क्रॉस कर जाए। किसको क्रॉस कर जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, मतलब इस ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ को क्रॉस कर जाए। फिर इसके बाद क्या हो बेटा कि वो वापस नहीं आए। ठीक, वो वेलोसिटी आपकी फिक्स कर दी गई है, कितनी है, 11.2 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर टू यू। ठीक है बच्चा, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, हिंदी वाले लिख लो भाई न्यूनतम वेग। ठीक है, इसको मैं रफ करके इधर हिंदी के डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, हिंदी वाले भी भाई इस डेफिनेशन को अपने टर्म में उसी तरीके से बनाइए। ठीक है, न्यूनतम वेग जिससे कोई वस्तु क्या हो जाए, वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर, वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर फेंके जाने पर वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए फिर वापस ना आए, है ना। ठीक है बेटा, तो ये हिंदी वाले लिख लो, ये इंग्लिश वाले लिख लो। हालांकि जिसको मेरे वर्ड समझ में आ गए, जिसको डेफिनेशन समझ में आ गए, उसको ये चीज़ समझना लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये तो बात होगी हमारी इसके वेलोसिटी की, पलायन वेग की। और पलायन वेग की ये वैल्यू जो मैंने आप लोगों को बताई कि v अर्थ की जो है, इसको भाई सब लोग लिख लो 11.2 मीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन बेसिक अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है कि एक ग्रेविटेशनल जो क्षेत्र है उसको क्रॉस कर जाने वाली जो वेलोसिटी होती है, कम से कम मिनिमम वेलोसिटी होती है वो। ठीक है, ठीक, तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि वो मिनिमम वेलोसिटी कौन सी है, या फिर इसके वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम कितनी है, तो आप बताएंगे 11.2 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑर्बिटल जो है वेलोसिटी ये क्या होती है, ये तो हम लोगों की इसके वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और इन दोनों के बीच में जो है कि रिलेशन क्या है, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूं, अगर आप लोगों को पता है बच्चे तो आप लोग मुझे बताइए कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। चलिए ये तो हो गया हमारा इसके वेलोसिटी की कंसेप्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो भाई पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी की सब लोग डेफिनेशन लिख लो, लिखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ठीक है इज द स्पीड रिक्वायर्ड टू required to achieve orbital around a celestial body, ठीक है बेटा, celestial बॉडी। चलो हिंदी वाले लिख लो भाई फटाफट। कक्षीय वेग, इसको कक्षीय वेग कहते हैं, ठीक है। चलो भाई जो हमारा कक्षीय वेग होता है, कक्षीय वेग ठीक है, एक खगोलीय पिंड के चारों ओर कक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक सलेशन गति है। कक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक गति है, ठीक है बेटा। चलो भाई ये इसके डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन क्या, देखो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग होता है, जिस तरीके से हम लोगों ने एस्केप वेलोसिटी को पढ़ा, पलायन वेग को पढ़ा बेटा, तो उसी तरीके से हमारी जो कक्षीय या ऑर्बिटल होती है ये भी एक तरीके की ऐसी वेलोसिटी होती है, मतलब मिनिमम एक तरीके की ऐसी वेलोसिटी होती है बेटा जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी होती है ना उसके अराउंड, मतलब जो हमारी सेलेस्टियल बॉडी या फिर यूँ कह लो कि जो खगोलीय पिंड होता है हम लोगों का, उसके क्या होता है बेटा आसपास, मतलब जितनी भी गति की ज़रूरत होती है ना उसको प्राप्त करना, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बेटा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, हम लोग रिलेशनशिप पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का हम लोग रिलेशन जो होता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। ये तो थी बच्चों आप लोगों की डेफिनेशन, ठीक है। चलिए इसको आप लोग रफ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मतलब ठीक है, मैं रफ कर देती हूँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बच्चे, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जो है हमारी पलायन की गति और कक्षीय वेग, इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। क्या आप लोगों को पता है कि क्या रिलेशन है, तो चलिए लिखिए भाई, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए हिंदी वाले लिख लो भाई, पलायन वेग और कक्षीय
वेग में संबंध। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं कक्षीय वेग और प्लायन वेग के। क्या आप लोगों के इसके बेटा देखो, ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं और कई बार जो रिलेशनशिप बताऊंगी वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। चलिए, क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी और हमारा क्या है सैटेलाइट स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कक्षीय वेग, ठीक है, और सैटेलाइट स्पीड। ठीक है, इन दोनों चीज़ को पढ़ो। ठीक है, यहीं से हम लोग रिलेशन निकालेंगे जो है किसके, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी, मतलब कक्षीय वेग और हमारा जो है पलायन वेग के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप। तो एक चीज़ ध्यान रखो बेटा, जो हमारा vc, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो ये होती है 2gm अपॉन r। ठीक है, 2gm अपॉन r, इसको स्मॉल r लिख लीजिए। ठीक है, 2gm, जहाँ की ये रेडियस क्या है आपका, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, तो यहाँ पे r लिख लो। ये r क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक है, रेडियस ऑफ प्लेनेट मतलब ग्रह के, जो हमारे ग्रह है, ग्रह का त्रिज्या। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। बाकी यहाँ पे जो g है, g आप लोगों को पता है कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू फटाफट आप लोग बताइए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फर्स्ट डे से ही आप लोगों को कहती आ रही हूँ कि आप लोग इसको याद करते रहिए। चलिए ठीक है, अब vc इज इक्वल टू, vc मतलब क्या हो गया बेटा आपका एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो vc इज इक्वल टू √2 ठीक है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग स्टार लगा करके नोट कर लो कि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है या डायरेक्ट आप लोगों को बोल देगा कि vc इज इक्वल टू व्हाट, √2 ये o बेटा आपकी ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल, चलो इधर लिख लो, इसको यहाँ पे रफ कर दो, यहाँ पे लिख लो vc जो हो जाता है ये एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, या फिर कह लो पलायन वेग। ठीक, और अगर हम v0 की बात करें या v को o की, तो ये है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी आई बात समझ में बेटा, ये हो गया। ठीक, तो इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे ये कक्षीय वेग लिख लो इसको भाई। ठीक है बेटा, ये क्या है कक्षीय वेग, तो मतलब इन दोनों के बीच में बेटा जो आपकी ऑर्बिटल, आपकी जो है एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग और यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो vc इज इक्वल टू √2 मतलब एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब पलायन वेग किसके बराबर है, √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी के, या कह लो। ठीक है, आगे बात समझ में। ये तो है बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा आप लोगों का रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में। एक चीज़ और पूछी जाती है बेटा कि जो सैटेलाइट की स्पीड होती है, सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है, किस किस को पता है भाई, फटाफट मुझे बता दीजिए कि सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकली वैल्यू देखो बेटा, फिजिक्स के इस टॉपिक से जो है कई बार तो डायरेक्ट ये सब रिलेशन से आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, कई बार ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। ठीक है, तो सैटेलाइट स्पीड जो होती है, सैटेलाइट स्पीड, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो क्या हो जाता है आपका, तो ये होता है √gm/r। आई बात समझ में।
ठीक है। आर अगेन यहाँ पे क्या है, जो हमारे ग्रह हैं उनकी त्रिज्या है, मतलब रेडियस ऑफ द, किसका हो गया, रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। v की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2πr/t, मतलब 2πr क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है, मतलब एक सर्कल का सरकमफ्रेंस, उसको समय से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सब तो थे रिलेशनशिप, किसमें, स्केप वेलोसिटी और विटल वेलोसिटी। ये बेटा एक टर्म आप इसको जो है कि नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चों कि आप लोगों के इससे रिलेटेड जो है कि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या तो डायरेक्ट ये टर्म आप लोगों को दे देगा या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, या तो ये डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेगा। ठीक है, ये तो हुई बच्चों आज की क्लास की बातें। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिविज़न क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चंस दूंगी, आप लोग मुझे आंसर्स करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, हम लोग आज इसको थोड़ा सा फर्स्ट क्लास से लेकर के थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस ग्रेविटेशन चैप्टर से हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए कि कैसे क्वेश्चंस हमारे जो है एग्ज़ाम में बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो मुझे बताइए कि जो हमारा जी होता है मून, उसमें कितने टाइम्स होता है ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, एक्चुअली में ये ग्रेविटी है। पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा 1/8, बी ऑप्शन 1/6, सी ऑप्शन 1/2, डी ऑप्शन नॉट। इसमें से कोई है ही नहीं, या तो ये कर लो 1/12। चलो अब बेटा आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड our weight increases, option B decreases, C both, या कह लो कांस्टेंट, एंड नेक्स्ट वन इज नॉट, या कह लो कि हाँ नॉट डाल लो। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट मुझे इसका आंसर कीजिए, इस 2 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर आगे हम लोग जो है कि इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो पढ़ी होगी, ठीक है, ये हमारा जी है भाई, है ना। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बार बार रिवाइज कर करके बताया है कि क्या इसमें क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो फटाफट आप लोग जो है बेटा मुझे आंसर कीजिए कि आंसर इसका क्या होगा। चलिए देखिए, जिन लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसका आंसर था 1/6। ये रिलेशनशिप हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं कि व्हेन लिफ्ट गोज अपवर्ड, हमारा वेट, मतलब अगर लिफ्ट हमारा बेटा क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड जाता है, तो हमें हमारा वजन कैसा प्रतीत होता है। हम लोगों ने ये भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, है ना, कि किस तरीके का रिलेशनशिप, अगर हमारा लिफ्ट में हम लोग खड़े हैं, ठीक है, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें हमारा वजन कैसा दिखता है, घटता है, बढ़ता है या फिर सेम रहता है। चलिए फटाफट बताइए बच्चों। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा बेटा जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं लिफ्ट में बैठ के जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम लोगों का जो वजन है बेटा वो क्या कर रहा होता है, बढ़ता हुआ नज़र आता है। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। और जब हम लिफ्ट में नीचे की तरफ आते हैं तो उस समय बेटा हमारा क्या हो रहा होता है, वजन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा वेट घट रहा है। चलिए
अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे आप लोग बताइए कि वेटलेसनेस की कंडीशन कब होती है, भारहीनता की कंडीशन कब होती है? फटाफट आंसर करिए। वेटलेसनेस या फिर कह लो भारहीनता कंडीशन। आंसर फर्स्ट, when lift goes upward. Option 2, when lift goes downward. Option 3, when free fall. कंडीशन इन लिफ्ट। ठीक है, नन ऑफ दिस। चलिए भाई आंसर बताइए कि वेटलेसनेस या भारहीनता की कंडीशन लिफ्ट में कब बनती है? हम लिफ्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। और भारहीनता और वेटलेसनेस के बारे में बच्चों काफ़ी थॉरली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो जिन लोगों ने भी ध्यान से चैप्टर को पढ़ा है वो इसका आंसर मुझे ज़रूर करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कितने ऐसे बच्चे हैं भाई जो लोग नॉट या नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे होंगे फ्री फॉल की कंडीशन दे रहे होंगे, है ना, मतलब मुक्त रूप से। फ्री फॉल का मतलब हो गया बेटा मुक्त रूप से, ठीक। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब आंसर करते रहो आप लोग, ठीक है, कि वेटलेसनेस या फिर हमारा जो भार होता है कहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बच्चे करेंगे। देखो बच्चों, जिन लोगों ने भी प्रीवियस क्लास पढ़ा होगा उसको मैंने बताया था कि जो वेटलेसनेस की कंडीशन, भारहीनता की कंडीशन कब बनती है बेटा? जब हम क्या करते हैं, फ्री फॉल, है ना, मुक्त रूप से जब हमारा जो लिफ्ट होता है, जब वो मुक्त रूप से बिल्कुल अचानक से नीचे आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा वज़न नहीं समझ में आता है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि हमारा कोई वज़न है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, जो हमारी ग्रेविटी होती है बेटा उसकी वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होती है? जी की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होती है? ठीक है, स्मॉल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल जी ग्रेविटी, ये आप लोगों का ग्रेविटी या गुरुत्व, ठीक है, ग्रेविटी या गुरुत्व की वैल्यू मैक्सिमम एट कहाँ पे? ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी पोल्स, ऑप्शन सी बोथ, इक्वेटर एंड पोल्स बोथ, या फिर कहीं भी नहीं, कहीं पे भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। मैक्सिमम की बात कर रही हूँ मैं बेटा, मिनिमम की नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट जी। ऑप्शन ए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ऑप्शन बी
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ऑप्शन सी 6.68 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर kg। चलो ऑप्शन डी की बात करें तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg। ठीक है, चलिए बेटा फटाफट इन दो क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे करिए कि इन दो क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि जो ग्रेविटी होती है ना बेटा, इसकी वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे, पोल्स पे या दोनों जगह। देखो हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटी होती है जी की वैल्यू जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं बच्चे बढ़ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने मैक्सिमम की बात करी है तो मतलब मैक्सिमम कहाँ पे होता है तो पोल्स पे। पोल्स कहाँ पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों होता है। ठीक है, ये आंसर है। और इक्वेटर पे क्या होता है, मिनिमम होता है, मतलब सबसे कम होता है। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट जी। इसकी वैल्यू देखो बेटा, मैंने बताया था कई बार, आप लोगों को रिपीट भी करवाया था। अब ध्यान से समझना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। कैसे एलिमिनेट करते हैं, 6.68 इंटू 10⁻⁻11 तो ठीक है, यहाँ पे दे रखा है बेटा, देखो इसकी यूनिट दे रखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg, तो kg तो होता ही नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका वैसे भी गलत हो गया, वैल्यू भी गलत। अगली बात देखो, इसमें अगर हम देखें तो हमें क्या पता है इसमें क्या गलत दिया है, +11, हमने क्या कहा था -11, ऑप्शन एलिमिनेटेड, कैंसल। नेक्स्ट बात करें बेटा यहाँ पे फिर से कि यहाँ तो kg स्क्वायर होता है, तो यहाँ kg दे रखा है, तो पहली बात तो ये यहीं पे गलत हो गया। ठीक, अब ऑप्शन एक बचा आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, और यही है आप लोगों का आंसर। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो स्मॉल g होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, फटाफट आंसर करिए आप लोग मुझे कि जो स्मॉल g होता है, स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है। स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल g ग्रेविटी, गुरुत्व, वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन 9.7 मीटर पर सेकेंड, या फिर डी 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बेटा फटाफट मुझे इसकी वैल्यू बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मास, द्रव्यमान, वैल्यू द्रव्यमान की जो बेटा हमारी वैल्यूज हैं, वैल्यू चेंजेस ऑन गोइंग अपवर्ड। इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी कांस्टेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। चलिए भाई ये दो लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है बच्चे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, जब हम लोगों ने
जी की वैल्यू पढ़ी थी, तो पहली बात क्या होता है कि जो हमारी जी की वैल्यू है, फटाफट आप लोग मुझे आंसर बताइए कि जी की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जो वैल्यू है उसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा मास है, जो द्रव्यमान है, कहाँ पे चेंज होता है और कैसा रहता है, उसके बारे में आंसर। देखिए बेटा, ये कांस्टेंट का मतलब होता है कि अपरिवर्तित, ठीक है, अपरिवर्तित, ठीक, मतलब बदलता नहीं है, कांस्टेंट। चलो यहाँ पे बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर नहीं हो सकता। 9.8 ठीक है, लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, गलत है। 9.7 वैल्यू होती ही नहीं है, मतलब आंसर कौन सा सही है आपका, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा, अगर हम मास की बात करते हैं कि जो हमारा द्रव्यमान है तो कैसा होता है, अगर हम ऊपर की तरफ, ऑन गोइंग अपवर्ड, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू बेटा कांस्टेंट रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेट हमारा चेंज होता है, लेकिन जो हमारा मास है, हमारा द्रव्यमान है, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, उसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है, तो हर जगह उसकी वैल्यू बेटा सेम होती है, ठीक है। तो ये आज के बच्चों ग्रेविटेशनल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किया। बाकी बच्चों हम लोग जो है कि ग्रेविटेशनल चैप्टर के और इम्पॉर्टेंट केपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे उसमें हम बात करेंगे जो है कि ग्रेविटेशनल के आगे के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरीके से कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, प्रॉब्लम भी लिखिए अपनी, हम नेक्स्ट लेक्चर में आके आप लोगों को इसका आंसर करेंगे। आई बात समझ में बच्चों? बाकी रेस्ट रिवीजन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।